नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर जी से, और बात करने जा रहे हैं पार्टीशन के बाद क्या हुआ। आपको ध्यान है, हमने एक प्रोग्राम किया था चंद्रचूड़ जी और अनुज जी के साथ में, और वो ये था कि पार्टीशन कैसे हुआ। और अब हम आज बात करने जा रहे हैं कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ, और उसके लिए हमारा सहारा है चंद्रचूड़ घोष जी की यह पुस्तक, जिसमें ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। 1947, 1957 इंडिया, द बर्थ ऑफ अ रिपब्लिक। तो हम चलते हैं सीधे चंद्रचूड़ जी के पास। चंद्रचूड़ जी, पिछली बार हमने बातचीत की थी कि पार्टीशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब जी पार्टीशन हो जाता है। और जब पार्टीशन होता है तो उसके बाद जो लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस हुई, आपका इसमें पहला चैप्टर है इस पुस्तक में, वो कहता है ट्रांसफर ऑफ पावर। जी जी। तो ट्रांसफर ऑफ पावर से शुरू किया है किताब। पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन करने के लिए। कि ये किताब मैं इसलिए लिखा, सोचा कि इस मुद्दे पे, इस पीरियड में इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। और ऐसे देखें तो ये पीरियड इज द फाउंडेशन ईयर्स ऑफ आवर पॉलिटिक्स। जो वैल्यूज, जो सिस्टम्स इस टाइम में बनाया गया था, वो आज भी चल रहा है। और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि हम उसी सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो एक सिस्टम चालू कर गए पंडित नेहरू ने। उनके आसपास जो इर्द गिर्द घूमते रहे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने उनके जो बोले तो शागिर्द जो थे कांग्रेस में, उन लोगों ने। तो वो वैल्यूज, सिस्टम्स, सोच, आउटलुक जो भी कहे, और वो इतना मजबूत बना के छोड़ गए कि हम आज भी उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। और वो वैल्यूज को चैलेंज करना सही मायने में शुरू हुआ एक्चुअली 2013-14 साल से। उससे पहले तक हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे उन वैल्यूज को, उन सिद्धांतों को, और बिना कुछ सोचे समझे मतलब उसी को आगे बढ़ाते रहे। फॉर द गुड और फॉर द बैड, आई एम नॉट गोइंग टू अ जजमेंट, बट दैट इज हाउ इट वाज। तो अभी उस पर खास करके बहुत सारे सवाल, पिछले 10 साल में बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं, और फॉर अ वेरी गुड रीजन। अच्छा है कि वो हो रहा है। वेरी गुड क्रॉप ऑफ हिस्टोरियंस, कमेंटेटर्स, एनालिस्ट उभर के आए हैं, जिनको पहले जमाने में उतना अटेंशन नहीं मिलता था, इतना स्कोप, स्पेस नहीं मिलता था, आज मिल रहे हैं। इसलिए डिबेट जो है वो बहुत अच्छा, बहुत लाइवली एंड क्वेश्चनिंग द फंडामेंटल्स, वो उस समय पे हम आ गए हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू लिव। सो मुझे खुशी है कि इस पे मैं लिख पाया हूँ। उम्मीद है कि आगे इसको आगे भी ले जाऊंगा। तो ट्रांसफर ऑफ पावर से शुरू इसलिए किया कि स्टार्टिंग, दैट इज द स्टार्टिंग कि हम तो हमारे इन लोगों ने, लीडर्स ने, वर्कर्स ने, कांग्रेस के वर्कर्स ने, लीडर्स ने, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और वर्कर्स ने आजादी के लिए वो काफी वो किया, स्ट्रगल किया। पहली बात मुझे जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया कि आप ये सोचे कि अगर आप एक वॉर के हिसाब से सोचे, एक बैटल के हिसाब से सोचे, तो अगर आप कोई लड़ने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, तो आपको तो ये दिमाग में होना चाहिए कि जंग जीतने के बाद आप करेंगे क्या। पर यहाँ देख के मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, बहुत स्ट्रांग फीलिंग हुआ सारे इंसिडेंट्स, इवेंट्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, बहुत गहराई से पढ़ने के बाद, कि वी केप्ट आस्किंग फॉर फ्रीडम, फॉर इंडिपेंडेंस, बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि फ्रीडम जब आएगा तो हम करेंगे क्या, कौन सा सिस्टम होगा, किसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, रिकंस्ट्रक्शन जो होगा देश का वो किस तरह से करेंगे, व्हाट विल बी द सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी। तो इसलिए हुआ कि जब आजादी हाथ में थमा के चले गए अंग्रेज ट्रांसफर ऑफ पावर के नाम पे, तो हम उसी अंग्रेजी सिस्टम को हमने पकड़ लिया। तो वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, constitutional system, everything is exactly how they left it with us.
थोड़ा सा टिंकरिंग किया, थोड़ा सा इधर मॉडिफाई किया, थोड़ा सा उधर मॉडिफाई किया, बट मोटा मोटा सारे एक जैसे रहे। इसीलिए हम अनप्रिपेयर्ड थे, मैं तो इतना कहूंगा कि हम अनप्रिपेयर्ड थे, हम डिमांड करते रहे, हम लड़ते रहे, बट करना क्या है इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। इसीलिए जब पार्टीशन का सामना करना पड़ा, तो किसी को ये समझ में नहीं आया उस वक्त के कैसे इतना बड़ा ट्रेजेडी को हैंडल किया जाए। Everybody was unprepared. They were all talking about big principles of humanity, global peace, love, non-violence, but they did not know how to solve the problem of people killing each other. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से शुरू होता है आजाद हिंदुस्तान की जो सरकार बनना, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन का अ, अ, काम शुरू करना। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होता है। जी, और इसमें आप जब आगे चलते हैं ट्रांसफर पावर से, तो फिर आप फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा में जो मेरे जो कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं, और वो ये हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो सारा फंक्शन किया, आप देखिए ये तो आरंभ के सेशन तो 46 में हो गए थे। उसके बाद फिर काफ़ी लंबा बीच में गैप रहा, जब ये कहा गया कि भाई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि बन जाए और सब हो जाए। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो सारा का सारा सर BN राव और उन लोगों ने बनाया था। और उसके बाद जब आपके 15 अगस्त 1947 के बाद में जब बंगाल और पंजाब में जब दोबारा इलेक्शन हुए, क्योंकि वो सारी सीट्स जो थी वो जी, हटा दी गई थी, वेकेट कर दिया गया। हाँ। वेकेट कर दिया गया था, तो वहाँ पर दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए। तब उसके बाद आपका जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और वो सब हुआ। तो जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सर BN राव ने बना ही लिया था, तो फिर आगे क्या बचा था? सर, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तक का जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग था। पिछले सेशन में हमने जैसे कि देखा था कि द होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पैक्ड विद मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कुछ लोग इधर उधर के थे जो नॉमिनेटेड थे बाय द कांग्रेस, सो दे वर नॉट प्रॉपरली मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, बट ठीक है, कांग्रेस के टिकट से चुनकर आए थे। बट 95%, 96% ऑफ द मेंबर्स वर कांग्रेस पार्टी मेंबर्स। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन होता था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक सब कमेटी बना था, तो वहां पे पहले प्रिंसिपल्स डिस्कस होता था। वो डिस्कस होने के बाद आता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जनरल डिस्कशन में, एजेंडा जो तैयार होता था वहां पे डिस्कशन होता था। फिर वहां पे नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज और सब कमिटीज बनाए जाते थे। वहां पे वो भी कांग्रेस के मेंबर्स ही होते थे ज्यादातर, पंडित नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल, ऐसे लोग जो होते थे आपका, तो ये लोग कमिटी में होते थे। और स्पेशलिस्ट कुछ नॉन कांग्रेस, जो ट्रेडिशनल नॉन कांग्रेस, राधे कृष्ण स्वामी आयर होते थे। BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो वो ही वाज द ब्रेन बिहाइंड एवरीथिंग। क्या सही है क्या नहीं है उसके लिए एडवाइस करते थे। तो BN राव सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भारत का ही नहीं थे, वो बर्मा के भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे। तो बर्मा का जब ड्राफ्ट बना, बिफोर इट बिकेम द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, ही वेंट देयर, स्पेंट अ फ्यू वीक्स, उनके साथ डिस्कस करके, BN राव को कंसल्ट करके तभी उनका फाइनलाइज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक ही हैज द क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू कंट्रीज। तो काफी यूनिक कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे 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 बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो आपस में बैठ के कमिटीज और सब कमिटीज में डिस्कस कर लेते थे, वो फिर दोबारा आता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर में, डिबेट डिस्कशन, लंबा लंबा भाषण, डिबेट डिस्कशन होता था। बट वोटिंग का टाइम जब आता था तब वही होता कि जो कांग्रेस लीडर्स ने सोच के रखा है उसी के हिसाब से डिसेंटिंग वॉइस जो है, विरोधी जो तर्क था, उनको काबू में लाना, उनको सप्रेस कर देना बहुत आसान था। ये तो
ड्राफ्ट को कैसे भी हो, उस ड्राफ्ट के ऊपर जो डिबेट हुआ, उसके ऊपर अमेंडमेंट अगर देखेंगे, नंबर ऑफ अमेंडमेंट जो क्लॉज बाय क्लॉज जब डिबेट हुआ है, तो अमेंडमेंट्स सारे के सारे दे लॉस्ट। आई मीन इवन इफ दे मेड सेंस, इवन इफ because there was no way of gathering support, even if it was a good argument, nobody could gather support if it was not sponsored by the Congress party, by the Congress leaders. तो एक ड्राफ्ट बन के आया, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास आया, पहले डिस्कशन हुआ एक स्टेज पे, फर्स्ट फेज डिस्कशन के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के पास गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बैठ के ओवर अ फ्यू वीक्स उसको डिस्कस करके फिर सबमिट किया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर्स ने पढ़ा, फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करके वोटिंग करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ऊपर ऊपर से देखेंगे तो इट्स क्वाइट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलोड, पर अंदर से आप अगर गौर से देखेंगे तो इट इज डिक्टेटेड एंड काइंड ऑफ गाइडेड बाय a very narrow group of people, very small group of people. उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी तो थे नहीं ओपिनियंस के, अगर जहां पे थे भी, दैट वाज नॉट पावरफुल एनफ टू इन्फ्लुएंस द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसलिए ज्यादातर क्लॉजेस आ गए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर क्योंकि हमारे लीडर्स ने डिसाइड कर ही लिया पहले से कि वी विल फॉलो द ब्रिटिश सिस्टम एवरीवेयर, तो इट वाज प्री डिसाइडेड कि हम ब्रिटिश हिसाब से जाएंगे। तो दिस वाज द बेसिक, द क्रक्स ऑफ इट कि क्या करना है। इंटरेस्टिंग डिस्कशंस ऑब्वियसली होते थे, देयर वर डिसेंटिंग वॉइसेस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये सारे डिस्कशन तो काफी सारे टॉपिक पे हुए हैं, देयर वर स्ट्रांग रिकमेंडेशंस। तो बट बात वहीं पे आकर अटक जाती थी कि व्हाट द लीडर्स हैड डिसाइडेड, दैट वाज वोटेड अपॉन, दैट वाज एक्टेड अपॉन। और ये भी देखा गया है, जैसे आपने कहा कि ये डिसाइड कर लिया कि साहब की ब्रिटिश लाइन पे ही चलना है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 80% तो एज इट इज़ उसमें लागू हो गया, और बाकी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहीं आयरलैंड से ले लिए, फंडामेंटल राइट्स कहीं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिए, और कोई इक्का दुक्का टिंकरिंग करके देयर इज अ डिस्कशन एज टू विच आर्टिकल इज एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। और हम सब ने देखा था कि साहब एक आर्टिकल 26 है जो डिनोमिनेशनल इंडिपेंडेंस देता है, संप्रदाय जिसको बोलते हैं हिंदी में, दैट इज प्रॉब्ली द ओनली ओरिजिनल आर्टिकल इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे आप? सर उसमें तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर अपने आप में बड़ी यूनिक चीज है। मुझे एक चीज इससे पूछनी थी, मैंने लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो चंद्रचूड़ ने बोला, मेरा भी यही मानना है कि 47 में हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, हम डोमिनियन थे, लेकिन 50 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद और राष्ट्रपति जब हमारे बन जाते हैं पहले, तो हम एक फ्री कंट्री हो गए। अब उसमें अलग अलग कुछ पछड़े आते हैं, लेकिन पहला मैं उसे जानना चाह रहा हूँ कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहली चीज थी कि अंग्रेजों ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी है, जो उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया, जो उन्होंने यहाँ पे अपने ट्रूप्स को मूवमेंट करी है बाहर इधर पे, उसका सारा बिल हमारे सिर पे ठोक दिया, और हमने वो बिल पे किया है इंडिपेंडेंस के बाद। तो थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा अगर आपने किताब में लिखा है तो वो समझाना जरूरी, कि लोगों को ये बात का मालूम नहीं कि सारा हम वसूली हमसे करके गए और हम लोगों ने उनको पैसा दिया है। दूसरा ये कि जितने अंग्रेज यहाँ पे थे, यहाँ पे या जिन्होंने जूते चलाए, मारपीट की हैं उठा उठा के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग थे, पुलिस के लोग थे, इनको हम लोगों ने पेंशनें दी हैं यहाँ से बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में। और ये जहाँ तक मेरी समझ है 55-56 तक हम इनको देते रहे। 55-56 में कोई हमारी कोई ट्रीटी हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सर पे ले लिया। बट मैं मानता हूँ कि अंग्रेज इतने कच्चे नहीं, कुछ ना कुछ उन्होंने मूवमेंट किया होगा। तो कम से कम डायरेक्टली 55-56 तक भारत सरकार जो यहाँ पे लोगों को जुमला देती है कि अंग्रेज बड़े खराब थे, हमको लूट रहे थे, हमको मार पीट रहे थे, हमको तो हिंदी में उन्होंने ये बोल दिया, और वहां पे जाके लंदन में जाकर के अंग्रेजों को ये पेंशनें देने जाकर के, तो ये क्या चीज़ है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि उसमें 50 के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के डाउट हो रहा है कि पूरी सॉवरेंटी है कि नहीं है, उसमें कुछ मेरे डाउट्स हैं। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 में मिल गई थी हमारे को, हम वी वर अ सॉवरेन कंट्री। बट ये पॉइंट इसीलिए मैं एक और ऐड कर दूंगा कि ये जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, और जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो डायरेक्टली जो इलेक्ट हुई थी डायरेक्टली,
वो बड़ी ही लिमिटेड उनकी फ्रेंचाइज थी। प्रोविंशियल असेंबली की एक एस्टिमेट है कि करीब रफली टोटल 11%, एडल्ट, सॉरी रफली 11%, 11%, हाँ, roughly 11% of the adult population, not all, पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन, 11% of adult population। और जो सेंट्रल असेंबली थी that was only 0.5%। 0.5%। तो अब तो इसलिए it became very easy to make a guided constitution। जी। it was actually, that's a guided constitution is a good phrase. I mean, that's a good phrase. It was that. और अनुज, आपका जो सवाल है उसका है कि देखिए, आई मीन वंस इंडिया बिकेम रिपब्लिक, तो उसके बाद तो कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है कि सॉवरेनिटी को लेकर। बट वो एग्रीमेंट की बात थी व्हेन, जब ये नया ब्यूरोक्रेसी बन रहा था, नए आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट हो रहे थे, अंग्रेज सोल्जर्स को वापस जाना पड़ रहा था, तो सवाल ये उठ गया कि ये लोग तो आए थे वहां से, तो इनका पेंशन वगैरह ये सब तो है, तो कौन, हु विल फुट द बिल? तो टू द क्रेडिट ऑफ द लीडर्स एट दैट टाइम, ये बताना पड़ेगा कि दे रिफ्यूज टू फुट द बिल, कि हम उनको पेंशन क्यों देंगे, उनका जो कंपनसेशन है वो हम नहीं करेंगे। बट अल्टीमेटली दे रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज, एक मिडवे तक पहुंचे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विस जो जिनको कहते हैं, तो उनके कुछ लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि जैसे पहले से बोल रहे थे कि हम सारे अंग्रेजों को भगा देंगे और हमारे अपने बंदे होंगे, ऐसा नहीं हुआ। सर्टेन पीपल वर रिटेन्ड इन द आर्मी एंड इन द ब्यूरोक्रेसी, हायर ब्यूरोक्रेसी, और लोगों को चांस दिया गया कि आप, जो अंग्रेजों को चांस दिया गया कि आप लोगों में से जो सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप अप्लाई करिए नए इंडियन गवर्नमेंट के पास, और वो अगर आपको रख लेते हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे और आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत कम लोग थे, इनको मिला है। बट कंपनसेशन थोड़ा बहुत तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विसेज को बोलते हैं, टॉप लेवल हायर ब्यूरोक्रेसी जो इंडियन सिविल सर्विस के पार्ट को बोलते थे, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिला है। और पेंशन मुझे पता नहीं है पेंशन कहाँ तक मिला है, बट टॉप लेवल आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में लोगों को तो मिला है 55 तक, टॉप लेवल, स्मॉल परसेंटेज उनको मिला है। तो उनको वो एग्रीमेंट था कि दैट वाज द एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, कि ये लोग वापस जाएंगे, तो ये लोग अपना सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए थे सर्व करने के लिए, इनका बिल कौन पुट करेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड द इंडियन गवर्नमेंट टू पुट द बिल, or the Indian government did not want to do it, so they reached somewhere a midpoint, and arrangement and agreement was reached, and तो एक सेक्शन को, एक परसेंटेज को they paid compensation and the pension। नहीं, बट ये सवाल का जवाब आपको आपको उसमें जवाब देना पड़ेगा कि जो नैरेटिव हमारे पे चेपा गया है कि अंग्रेज बड़े खराब लोग थे, बड़े जालिम थे, इन्होंने बड़े अत्याचार किए और हमने इनको यहाँ से भगा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये मानना जरूरी है कि आपने उनको दी है। दूसरा जो आप जो कह रहे हो कि 50 के बाद भी था, उसमें बहुत से डिस्टर्बिंग साइन दिखाई देते हैं कई बार देख करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अंग्रेज अपने नेवी का चीफ आपने बैठा रखा 58 तक, मुझे पता नहीं कौन सी फ्री कंट्री में किसी और कंट्री का आदमी को कैसे नेवी चीफ बना देंगे वो लोग। ऊपर से जिस तरह से अगर वो जमाने के राष्ट्रपति जो हमारे थे राजेंद्र बाबू की, उनकी आप देखिए उनके जमाने में इंग्लैंड के राजा का जन्मदिन मनने के लिए वो हमारे हाई कमीशन में जा रहे हैं। कौन राष्ट्रपति हाई कमीशन में जाता है उनके? ठीक है, फिर ये हमारी रानी माँ की शादी हुई थी 47 के अंदर, तो कैसे इन्होंने पैसे इकट्ठे कर करके लोगों ने दिए थे, इन्होंने अपने खाने को रोटी नहीं पेटे में अपना आज ये चीखे मार रहे हैं कि हमारा कोहिनूर हमको वापस चाहिए, वहां पे हीरा उठा के दे रहे हैं इनको बैठ करके। और ये हमारे इंडियन आर्मी वाले बैठ के पैसा इकट्ठा करके इनको अंग्रेजों इन्होंने दिया रानी माँ को। इन्होंने उस टाइम तो माँ नहीं, जिस टाइम तो ये शादी इसकी नहीं हुई थी। ये जो इनकी हरकतें हैं वो किसी फ्री कंट्री वाली तो लगती नहीं है। और इसमें दो चीजें हैं। 62 की जब लड़ाई हम हारे हैं, तो एक बात लोगों को शायद पता नहीं है, 62 की लड़ाई हारने के बाद में हमारी पूरी जो मिलिट्री, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ था, और वो चेंज करने के लिए माउंटबेटन साहब को बुलाया गया। तो माउंटबेटन साहब आ रहे हैं और इंग्लैंड के जनरल साहब आ रहे हैं, और हमारे सारे साहब लोग उनको समझा रहे हैं कि साहब देखो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। तो आप आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी अगर माउंटबेटन से पूछ के आप चला रहे हो 1963 में, फिर माउंटबेटन इतना बेवकूफ तो है नहीं।
माउंटबेटन ने कैसे ये प्रपोजल जो 61 में हमारी क्वीन जब ये यहाँ पर आई है, उस टाइम तो क्वीन बन चुकी थी, 47 में तो वो शायद वो प्रिंसेस थी वो, लेकिन जब एलिजाबेथ यहाँ पर आई है तो माउंटबेटन ने ये बात बोली है और ये विजय लक्ष्मी पंडित ने किताब में लिखा है कि उसने कहा कि जो 26 जनवरी की परेड है उसमें वो सलूट लेगी। तो इतना बेवकूफ तो माउंटबेटन है नहीं। अगर वो सजेस्ट कर रहा है, वो ठीक है, पंडित जी ने मना कर दिया कि हमारी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन उसने बोल कैसे दिया? क्योंकि माउंटबेटन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, पूरी ट्रांसफर ऑफ पावर के अंदर वो मेन आदमी है। अगर वो सजेस्ट कर रहा है कि सैल्यूट राष्ट्रपति नहीं लेगा, क्वीन लेगी, तो ये कैसे उन्होंने कर दिया? उसके बाद से और छोटी छोटी बातें हैं कि राजा की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, हमारे वो यूनियन जैक लगा रखा है, उसके अलावा भी 50 चीजें अभी और है नई दिल्ली में, अभी उन्होंने एक को हटाया है। तो ये कंपैटिबिलिटी नजर नहीं आती है सॉवरन कंट्री की। दुनिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे किसी ने राज किया हो? जैसे अमेरिकन जब वियतनाम से निकले थे तो वियतनाम से उनको चपले मार मार के वहां से भगाया। क्या उनके जाने के बाद अमेरिकन को कंपनसेशन दिया गया? क्या वो उनको पेंशन दे रहे हैं बाद में करके? तो इसको जो आप आंसर देंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नैरेटिव क्या है। हमारा नैरेटिव जो है, जो हमारे सर में घुसाया गया है शुरुआत से, कि अंग्रेज बड़े खराब थे, हमको मार दिया उन्होंने, हमको लूटा खसोटा, सब कुछ यहाँ से चले गए और गांधी जी की वजह से आंसर से वो भाग गए यहाँ पे। तो अगर ये सच है तो ये जो आप बता रहे हो बातें, उसमें मुझे तो जोर दिखाई दे रहा है। नहीं, दो चीजें हैं इसमें अनुज, दो चीजें समझना पड़ेगा। एक तो है कि ये जो नैरेटिव है, अंग्रेज बड़े खराब थे और लूट रहे थे और उनको हमने मार भगाया, ये गांधीयन कांग्रेस की नैरेटिव नहीं है। गांधीयन कांग्रेस ये बोरो किया है जो एक्चुअल रेवोल्यूशनरी, जिनका ये फिलोसॉफी था कि हमें आजादी छीन कर लाना है, हमें आजादी लड़कर लाना है। आजादी, आई मीन फ्रीडम इज टू बी वन, इट्स नॉट गिवन, यू हैव टू विन फ्रीडम। तो वो नेताजी और रेवोल्यूशनरी जो बड़ा ग्रुप था, इट वाज देयर आउटलुक, देयर फिलोसॉफी। ये कांग्रेस का फिलोसॉफी नहीं था। कांग्रेस का फिलोसॉफी था कि द ब्रिटिशर्स आर नॉट बैड पीपल, द ब्रिटिश आर गुड पीपल, वी वांट देम टू स्टे हियर, ऑल दैट वी वांट इज कि हमें पावर हमारे हाथ में दे दे, बाकी रहे वो हमारे यहाँ पर रहे, हमारे दोस्त बनकर रहे, भाई बनकर रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रहे जितने साल चाहे रहे। तो दैट वाज द गांधीयन आउटलुक। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्लियर एक फर्क जो है वो याद रखना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो कि मार भगाना पड़ेगा, वो रेवोल्यूशनरिस्ट का आइडियोलॉजी और आउटलुक था। वो कांग्रेस अपना ब्रवाडो दिखाने के लिए या अपना काम छुपाने के लिए उसको बोरो करते हैं, वक्त वक्त पे दिखाने के लिए, दिखावा है वो कांग्रेस का आइडियोलॉजी नहीं है। दूसरी बात ये है कि 47 से वो तो ऑफिशियल नैरेटिव है। अभी संजय सर ने बताया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिवाय एक आर्टिकल के कोई आर्टिकल हमारा अपना नहीं है, लेकिन वो सारी बड़ी बड़ी बातें, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। मैग्ना कार्टा, आपने दूसरा जो सवाल पूछा, हाँ, आपने दूसरा जो सवाल पूछा कि सोल्जर्स ने चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके गिफ्ट भेजा रानी के शादी पे एंड ऑल दोस थिंग्स, वी वर अ डोमिनियन। तो ये जो बोलते हैं कि वी बिकम फ्री, वी वर नॉट फ्री, वी वर अ डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो थोड़ा सा ट्रिक करके, चालाकी करके, वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से ब्रिटिश हटा के कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बना दिया, एज इफ कि ब्रिटिश नाम हटाने से उसका हिस्ट्री बदल जाएगा, उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। तो ताकि हमारे देश में उसका इम्पैक्ट ज्यादा ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना हो, उसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से ब्रिटिश हटा दिया, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस रख दिया बस। तो उसमें डोमिनियन बने रहने का कोई कुछ ऑब्लिगेशंस थे, जैसे कि सारे अपॉइंटमेंट्स अंग्रेज राजा के नाम पे होना है, वो हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते विदाउट द एक्सप्लिसिट अप्रूवल ऑफ द किंग, ऑफ द ब्रिटिश किंग। तो सारे जो पावर्स, अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट सॉवरेंटी लाइज विद द किंग, नॉट विद अस। तो वो डोमिनियन थे हम 50 तक, जब तक रिपब्लिक नहीं बने। रिपब्लिक बनने के बाद ये हुआ, वी स्टिल रिमेन मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। आप दूसरे जो देश की बात कर रहे हो, जैसे वियतनाम और एनी अदर कंट्री व्हिच हैज वन फ्रीडम, दे डिड नॉट नेगोशिएट, दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, वो मस्ट स्ट्रगल करके अपना आजादी लाए हैं, नॉट थ्रू पैलेस इंट्रिग्स। तो पैलेस इंट्रिग के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू जहां पे आपका पावर ट्रांसफर हुआ है, देयर आर ऑब्लिगेशंस। तो वो ऑब्लिगेशंस के चलते आप 62 के वॉर के बाद माउंटबेटन की रोल की सवाल उठा रहे हो। उससे पहले तक माउंटबेटन वाज अ क्लोज एडवाइजर ऑन मिलिट्री अफेयर्स टू नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर,
Nehru would write to Mountbatten, अगर आप उनके selected works देखेंगे, he would write to Mountbatten asking for guidance. और ये अंग्रेजों के जो पुराने सेकेंड हैंड जो लार्ज वेपन्स या कैरियर जो होते थे, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते थे, उस टाइप के जो इक्विपमेंट थे, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू गेट. Nehru was against building the navy. He was against getting aircraft carriers. उनका नेवी का आइडिया था कि इंडिया के कोस्ट लाइन डिफेंड करेंगे. लार्जर रोल इंडिया के नेवी के लिए हो ही नहीं सकता है. इंडियन नेवी डज नॉट नीड टू प्ले एनी लार्जर रोल. इट डज नॉट नीड टू थिंक ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स. तो ये उनका सोच था. ये माउंटबेटन के साथ डिस्कस करने के बाद, ब्रिटिश चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ डिस्कस करने के बाद उनका नजरिया बदला. देन ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ बिगर रोल फॉर द नेवी. तो अब सवाल ये उठता है, ये जो डिस्कशंस होता था, वेयर आवर ओन डिफेंस स्ट्रेटजीज एंड थॉट्स वर शेयर्ड विद द ब्रिटिश चीफ्स ऑफ स्टाफ एंड विद माउंटबेटन, नॉट ओनली विद देम. ये भी देखने को ऐसे भी चिट्ठियां सिलेक्टेड वर्क्स पे मुझे मिला है, वेयर Nehru is sharing his experience, his thoughts with Edwin Mountbatten. So a Prime Minister of India sharing policy decisions and thoughts and strategies. Sir, these are not love letters. These are actual policy decision matters. These are matters of state policy. And what is the status of Edwin Mountbatten? और ये कंप्लेन जो है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, मतलब मैंने एक आर्टिकल भी इस पे लिखा था कि मुझे लंदन में डॉक्यूमेंट हाथ लगे थे. वो तो चर्चिल तक ने ये बोला था कि इसका एडिना का भारत में जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि पंडित जी के साथ में पार्टियां पहुंच जाती है, वहां जाके लोगों से तो सीधा बोलती जा करके. तो ये तो अलग कहानी है. बट मैं जो आपको बार बार उस पर लेकर चलूंगा कि एक जो हमारा जो नेशनल नैरेटिव बन गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है जो आप जो बता रहे हो चीज एज इट इज है. मेरी प्रॉब्लम हिपोक्रेसी और झूठ के साथ में, कि आपने जो हमारे सर में ये गुजर दिया था उसको बंद करो. फिर आप लोग कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि पूरा एडवाइस ले रहे हैं माउंटबेटन से. वो तो इनमें और ये बॉलीवुड वालों में क्या फर्क है, जो बड़े बड़े आके ये डींगे हाँकते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया. सारी तो तुम फिल्में कॉपी करके बनाते हो अमेरिकन. कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है. कांग्रेस एज अ पार्टी एंड द लीडर्स, Congress as a party and the leaders of the Congress are master narrative builders. वो चाहे कुछ भी करे, वो नैरेटिव जो बनाएंगे वही नैरेटिव चलता रहेगा, because they have the entire system under their control. और मैं आपको बता रहा था उस दिन in our previous session कि जिस टॉप ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट आग उगलते थे ये लोग, के धमकियां देते थे कि हम पावर में आने के बाद देख लेंगे इन लोगों को, we will treat like war criminals and we will try them in open court. Those very people became the closest advisors. तो वही तो आसपास बन गए, बैठ गए, और हेरिडिटरी के तौर पे इन लोगों का चलता रहा है. So the entire narrative change, attitude change after it was assured कि पावर, चलो भाई पावर हमारे हाथ में ही आ रहा है, नहीं तो हम इसी चैप्टर पे अटके रह जाएंगे. जी. तो बहुत ही आपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें वो है अबाउट दी रेफ्यूजीज. और जी. जो रेफ्यूजी के लिए जो है, जो इनकी जो पॉलिसी रही है वो बड़ी अजीबोगरीब रही है, इन द सेंस कि शुरू में तो गांधी जी ने ये कहा था कि भाई कोई भी आदमी जो है, कोई भी हिंदू यहाँ मत आओ, और जब यहाँ आ गए तो उनको वापस भेजने का प्लान बना रहे थे. इनफैक्ट जब आप गोडसे की स्पीच सुनते हैं तो उसमें ये सीधे सीधे निकल के आता है कि वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई ही वाज मोस्ट इंसेंस्ड वाज कि टोटल इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द रेफ्यूजीज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. तो आपका क्या इसमें, आपने इसमें क्या बताया है? सर, नॉट ओनली वेस्ट पाकिस्तान, फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एज वेल. ईस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी प्रॉब्लम पे इतना ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं होता है that the government was even far more indifferent towards the refugees from East Pakistan. तो बांग्लादेश से, ईस्ट बंगाल से जो लोग आ रहे थे उसके लिए इवन इन अर्ली 50s पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था कि कितने आए हैं वो नंबर बताइए.
and the government could not give the figures. They said हमारे पास information नहीं है. So while political pressure की वजह से पंजाब के सिख लीडर्स के वजह से, प्रेशर की वजह से, दे वर वेरी पर्टिकुलर कि जो आ रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको कॉम्पेंसेशन देना है, ये सब हो रहा था. देयर वाज नो सच अरेंजमेंट फॉर रिफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम ईस्ट बंगाल. दे वर जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड कि अगर आओगे तो अपना हिसाब देख लो, रिहेबिलिटेशन कहाँ होगा कुछ पता नहीं है, कैसे आपको यहाँ रहने दिया जाएगा वो भी पता नहीं है. तो the entire focus was on refugees from West Pakistan. और आपने जो पहले बताया, जो शुरू में जो बताया कि everybody at that time when hundreds and thousands of people जब डर के मारे अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं, और सिंध से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, वेस्ट पंजाब से, तब भी ये हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है कि किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग प्रोसेशन, पीपल वॉकिंग डाउन, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स आर बीइंग किल्ड. तब भी ये लोग बोल रहे हैं, द लीडर्स आर सेइंग अबाउट नॉन वायलेंस, पीस, दैट यू शुड नॉट कम हियर, यू शुड स्टे पुट वेयर यू आर. सिंध से लोग आना जब शुरू हुआ, उससे पहले दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर मनी. वो लोग पहले शुरू किया क्या कि हम जाने से पहले अपना पैसा भेजेंगे, सारे पैसे बॉम्बे में आ गए. देन पीपल देन दे रियलाइज दैट ये होने जा रहा है. तो एनी पर्सन, एक पॉइंट क्लैरिफाई करो, ये हमने सुना है, मैं आपको जो सुना है वो बता रहा हूँ कि यहाँ दिल्ली में जो अपना पुराना किला है, यहाँ बहुत से रिफ्यूजी आकर ठहरे थे. तो ये बोला जा रहा है कि गांधी जी ने बोला था कि इनको यहाँ से निकालो, मुस्लिम्स एरिया को ऑक्यूपाई मत कीजिए. और कई गरीब लोग, क्योंकि ठंड पड़ गई थी यहाँ बहुत, तो लोग मस्जिदों में जो पुरानी पड़ी थी उसमें शरण लेके बैठे हुए थे. तो क्या ये सच्चाई है कि गांधी जी ने उनको वहां से निकालने के लिए बोला था? नहीं, निकालने के लिए मुझे पता नहीं है, ऐसे निकालने के लिए बोला था कि या नहीं, बट ऐसा हुआ था कि वो तो कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कलेक्टिव वर्क्स में साफ साफ लिखा हुआ है. वो तो सर लिखा हुआ, सर हाँ लिखा हुआ है, उनके कलेक्टिव वर्क्स में है, आप देख लीजिए ना. ये प्रखर श्रीवास्तव की जो बुक है हे राम, उसमें देखिए आप, उसमें सारे डिटेल्स दिए. तो उसमें था कि इनको मुस्लिम का जो प्रॉपर्टी है उसको रखो, मेंटेन करो. और अरेंजमेंट भी यही हुआ था कि कोई अगर वापस मांगे, उसका वैल्यू मांगे तो उसको कंपेंसेशन मांगे, कंपेंसेशन दिया जाएगा. ये सारे काफी डिटेल में, निटी-ग्रिटी में था अरेंजमेंट्स, एग्रीमेंट्स. और खास करके ये जब राइटिंग शुरू हुआ दिल्ली एंड आसपास के इलाके में, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी, गांधी एंड हिज टीम, क्लोजेस्ट टीम, उन लोगों को लगा कि हिंदू और सिख जो है वही सारे वायलेंस करा रहे हैं. तो दे वर नॉट लुकिंग एट व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द हिंदूज इन सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड वेस्ट पाकिस्तान. तो उन जगह के लिए दे वुड टॉक इन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स. तो जो एक, मतलब एक इंसान की जिंदगी इन लोगों के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल बन के रह गया है कि यू शुड गिव पीस एंड ऑनर द हाईएस्ट पोजीशन. इफ यू हैव टू डाई, इफ यू हैव टू गिव योर लाइफ एट द हैंड ऑफ योर असैसिन, सो बी इट, मरो. मेंटेन पीस, मेंटेन लव, मेंटेन नॉन वायलेंस. तो दैट वाज अ क्रूएल जोक. शुरू में जैसे मैंने बोला कि नन ऑफ देम वर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर. पावर हाथ में आएगा तो क्या होगा, पार्टीशन होगा तो क्या होगा, नन ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड. और इस संदर्भ में एक चीज मैं याद दिला देता हूँ, सर को ये पता होगा कि हम जिन्ना को गाली देते रहते हैं पार्टीशन के लिए, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन जिन्ना अग्रीड टू एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान, it was a plan for United India. So Jinnah actually accepted United Indian plan, and it was only a very provocative speech from Nehru which made him go back on that and उसके ऊपर direct action ले शुरू किया. तो turning point was that speech from Nehru. And इस पे सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी इंडिया विंस फ्रीडम में साफ साफ इसके लिए नेहरू को दोषी ठहराया है. एंड ही हैज क्लियरली रिटन कि अगर उनके जगह पटेल होते तो ये गलती कभी ना करते. हाँ बिल्कुल, जो कुछ आपको करना है वो आप बोल के थोड़ी करोगे. जो आपको करना है, आपका इंटेंशन है, आपको इतना तो सेंस होना चाहिए. और
इसके बाद आपने एक पूरा चैप्टर ले लिया है नेहरू सुप्रीमेसी पे। तो क्या ये बड़ा पूरा इंटरेस्टिंग का पूरा जो भारत था, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, वो बाद में फिर नेहरूस्तान बन गया। नेहरू शाही बोलते थे उस जमाने में, नेहरू शाही है। एक तरह से तो सही है बात, क्योंकि उन्होंने जो कंसोलिडेट किया अपने हाथ में पूरा पावर, वो देखने लायक है, वो मतलब स्टडी करने लायक है कि कैसे किया। एक तो उनका लेजिटिमेसी आया महात्मा गांधी की एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स के, ना पटेल ना राजा गोपालाचारी मेरे स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल एयर है, अगर कोई मेरा एयर है तो वो पंडित नेहरू है, क्योंकि मैं जो काम अधूरा छोड़ के जाऊंगा वो सिर्फ पंडित नेहरू ही करेगा और कोई नहीं करेगा, कर पाएगा नहीं। तो मेरा जगह जो है दैट विल बी टेकन अप बाय पंडित नेहरू। ये उनका साफ साफ प्रेयर मीटिंग में डिक्लेरेशन था, और एक बार नहीं कई बार बोला है ये। तो ये लेजिटिमेसी जो था, एक छोटा सा, आई एम सॉरी मैं बीच में आपको, मुझे आप एक्सप्लेन करो ये पॉइंट। मुझे 2-4 बहुत पढ़े लिखे गुजरातियों ने ये बात बताई थी करके कि गांधी जी ने जो ये डिसाइड किया है पंडित जी के फेवर में और पटेल को साइडलाइन किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि सरदार पटेल कभी गांधी जी के खिलाफ में नहीं थे, लेकिन ये उनके हिसाब से एक रीज़न ये भी था कि जब ये मनु बैन का जो स्कैंडल जो निकल के आया, जिसमें गांधी जी की बहुत ज़्यादा मतलब फजीहत हुई उस ज़माने में, तो पंडित जी कुछ नहीं बोले, लेकिन सरदार पटेल ने उनको बोला कि आप गलत, सरदार पटेल ने बोला, तो वो कहते हैं कि गांधी जी पटेल से नाराज हो गए थे इस बात को लेकर के। तो हो सकता है कि ये जो, तो ये मुझे लोगों ने थ्योरियां दी हैं कि जो पटेल ने को हटा करके नेहरू को हमारे सिर पे जो डाला है महात्मा गांधी ने, उसमें फैक्टर ये भी था कि मनु बेन वाले स्कैंडल में पंडित जी चुप रहे, लेकिन सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को, सरदार पटेल ने, he was very strong, he came across very strongly on this matter। और was it a factor? अब देखिए इसका तो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहेगा। गांधी वाज नो डेमोक्रेट, वो तो दिखाई दे रहा। गांधी, तो ये तो गांधी वुड फोर्स, ये समझने वाली बात है ऑन अदर्स। एब्सोल्युटली। तो मैं आज ही एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मेरा सवाल ये था कि, एंड आई थिंक दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन, सुनने में थोड़ा लाइट लग सकता है बट सीरियस क्वेश्चन, वाज गांधी अ गांधीयन? Yes, आई थिंक दिस इज सीरियस क्वेश्चन। तो अगर गांधी खुद गांधीयन नहीं है तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? तो एनीवे, आई मीन नेहरू का ये जो लेजिटिमेसी, ये लेजिटिमेसी गांधी जी से पहली बार आया, दूसरी बार आया 1946 के इलेक्शन में कि उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट के हिसाब से ऊपर से थोपा गया। 15 प्रोविंसेस के बीच में से 12 प्रोविंसेस ने पटेल जी को चुना, सरदार पटेल को चुना। बाकी जो 3 प्रोविंसेस बचे, एक ने चुना सुभाष बोस को, एक ने जयप्रकाश नारायण को, एक ने कृपलानी को। तो नेहरू का नाम ही नहीं आया। अब नेहरू का नाम नहीं आया, पर महात्मा गांधी ने बोला है कि नेहरू को होना है, तो उनका मान रखने के लिए कृपलानी ने उनको नॉमिनेट कराया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स के द्वारा। तो वो नॉमिनेट होने के बाद सरदार पटेल पीछे हट गए, कृपलानी खुद पीछे हट गए, और सुभाष बोस और जयप्रकाश नारायण का कैंडिडेट जो था वो तो विथड्रॉ कर गए ना सर। बोलते हैं कि दे विथड्रू, बट अब गांधी फोर्स देम टू विथड्रॉ। सर ये सर मैं बताता हूँ कारण ये सॉफ्ट क्यों है। इसके दादाजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो थोड़ा सा तो असर होगा, ये डिप्लोमेटिक होगा इसलिए। तो खून में थोड़ा सा पॉलिटिक्स है, तो ये लोग पॉलिटिशियन जो ऐसी करते हैं ये लोग बैलेंस आउट करेंगे, हम जैसे आप जैसे लोग मुंहफट होंगे, सीधी बात। नहीं, आप चारा क्या बचता है? आप सरदार पटेल बेचारा करेंगे? अगर गांधी जी ने बोल दिया है कि नेहरू ही बनेगा प्रेसिडेंट, नेहरू को ही बनना है प्रेसिडेंट, ये मौलाना आजाद प्रेसिडेंट थे तब, उनको बुला के गांधी जी ने बोला कि हो गया है 39 से लेकर 46 तक आप प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे, आप बैठ जाइए, नेहरू को सामने लाइए, जवाहर को सामने लाइए। अब जवाहर को सामने लेने गए तो देखा कोई प्रोविंस ने उनको नॉमिनेट ही नहीं किया, तो अब क्या करें? तो कृपलानी ने जबरदस्ती जाके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर से नॉमिनेट कराया, और इतना जब हो रहा है तो सरदार पटेल बीइंग अ ट्रू गांधीयन और फॉलोअर ऑफ गांधी, बाद में कृपलानी का छक्का सबसे पहले छुड़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बड़े मजेदार कहानी है। आई मीन ये जो हो रहा था, तो यहाँ पे आया, बाद में कृपलानी राष्ट्रपति बने, और कृपलानी राष्ट्रपति जब बना
तो कृपलानी नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष बने, कांग्रेस अध्यक्ष बने, कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब तो राष्ट्रपति नहीं बोल सकते, अध्यक्ष बने, तो प्रेसिडेंट बने। और तो नेहरू ने कृपलानी और वर्किंग कमेटी के साथ सारे जो गवर्नमेंट इश्यूज है, गवर्नेंस इश्यूज, पॉलिसी इश्यूज डिस्कस करना बंद कर दिया। तो कृपलानी ने बोला कि ये क्या बात हुई, ये सेंटर में कांग्रेस का सरकार है, हमारा पार्टी का डिसीजन जो होते हैं वो सबसे बड़ा फोरम है वर्किंग कमेटी, और हमें वर्किंग कमेटी को कुछ हवा भी नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हो। तो इस मुद्दे पे दोनों में शुरू हो गया जंग, और आखिर तक जब नेहरू ने इस पे कुछ नहीं किया तो कृपलानी वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, और कोई चारा नहीं बचा उसके पास। तो उसके बाद फिर सिद्धारमैया पटेल भी सिद्धारमैया बने पहली बार, सेकंड इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो बट थर्ड इलेक्शन में जब चुनाव एक्चुअली हुआ, वो ये हुआ कि उस 50-50 में जब राष्ट्रपति चुनने का, अध्यक्ष चुनने का टाइम आया, तो सरदार पटेल और नेहरू ने काफी देर तक बात किया कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए। तो कोई नाम पे वो लोग एग्री नहीं कर पाए। तो नेहरू ने सजेस्ट किया कि शंकर राव देव, जो बहुत तगड़ा गांधीयन थे और क्लोज टू नेहरू, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। पटेल वॉज नॉट हैप्पी। पटेल ने बोला नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इनका इतने साल का इनका सर्विस है, कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा लीडर है उत्तर प्रदेश का, यूनाइटेड प्रोविंसेस का, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। पर एक पॉइंट पे दोनों ने एग्री किया कि कृपलानी को नहीं बनाएंगे फिर से। तो बोथ एग्री, नेहरू एंड पटेल एग्री कि उनको हम नहीं बनाएंगे। तो इसके कुछ हफ्ते बाद नेहरू ने वर्किंग कमेटी के कुछ लोगों से बात किया और कुछ लीडर से और बात किया। सिंगल हैंडेडली उन्होंने कृपलानी को ही अनाउंस कर दिया एज कैंडिडेट, क्योंकि शंकर राव देव का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था ज्यादा। तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो कृपलानी का सपोर्ट ज्यादा, कृपलानी को अनाउंस कर दिया विदाउट कंसल्टिंग सरदार पटेल। सरदार पटेल वाज वेरी एंग्री एंड नेचुरली उन्होंने टंडन को अनाउंस कर दिया कि टंडन के लिए मेरा सपोर्ट है। तो ये जो कंटेस्ट हुआ, टंडन जीत गया, एंड दैट वाज अ बिग ब्लो टू नेहरू's प्रेस्टीज कि ऐसे कैसे जीत गए। तो तब से शुरू किया उन्होंने कि जब तक अगर टंडन रहेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनके बनाया हुआ वर्किंग कमेटी काम करेगा, तो मैं नहीं रहूंगा। तो एक साल तक ये टसल चलता रहा। फाइनली ही पुट हिज फुट डाउन। सरदार पटेल जब चले गए, उनकी देहांत के बाद नेहरू ने अपना फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया कि इफ दिस वर्किंग कमेटी कंटिन्यूज, आई विल रिजाइन फ्रॉम द वर्किंग कमेटी एंड फ्रॉम द पार्टी। उनका पहले से ही ये थ्रेट था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से भी रिजाइन कर दूंगा। तो ऑब्वियसली नेहरू बीइंग द टॉप लीडर एंड at his position, nobody wanted to take the risk. Tandon, being a thorough gentleman, resigned. वो resign कर दिए. Nehru became, apart from being the prime minister, he became the president of Congress himself. तो पूरा जो power था, completely अपने हाथ में ले लिए. So that was the peak of his supreme, absolute supreme. And हमारी misfortune है ये कि जिनमें पोटेंशियल था वो उभर के सामने नहीं आ पाए। जैसे जयप्रकाश नारायण, वो इतना पेंडुलम की तरह इधर उधर करते रहे, कभी इधर कभी उधर, डिसाइड नहीं कर पाए कि वो गांधीयन है कि नेहरूवियन है कि सोशलिस्ट है कि क्या है। कभी अपोज कर रहे हैं, कभी सपोर्ट कर रहे हैं। अपोज कर भी रहे हैं तो पूरी तरह से दे वोंट गो द फुल एक्सटेंट ऑफ अपोजिशन। तो ये करते करते दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। कांग्रेस टूटने लगे। कांग्रेस जेपी ने गांधी जी से रिकंसाइल कब किया? जब वो चले गए थे। जेपी ऑलवेज वाज विद गांधी। नो ही वाज नेवर अगेंस्ट गांधी, ही वाज ऑलवेज गांधी। नो बीच में एक प्रॉब्लम हुआ था जब वो गए और उनकी जो मिसेस थी वो आश्रम में चली गई और गांधी जी ने फिर वो एक्सपेरिमेंट में उनको भी इंक्लूड कराया। उस बात को लेके नाराजगी थी इनिशियली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके बाद रिकंसाइल कब किया उन्होंने? मतलब करा उन्होंने ऑब्वियसली बाद में, लेकिन इस बात को लेके बहुत लोगों के दिमाग में ये बहुत सी भ्रांतियां हैं कि एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मनु थी।
एक्सपेरिमेंट में 7-8 का नाम तो हाँ। बापू खुद लिख कर गए हैं। उसमें एक जेपी की वाइफ भी थी कि वो बेचारा जेल में गया या बाहर गया, वो पीछे से प्रभावती देवी जी जो थी वो भी थी उसने कह दिया कि मैं आपके साथ में कुछ कर, तभी तो उसके बच्चे नहीं है बाद में बेचारे कि उसके वो मर गया ऐसे करके वो, तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो गांधी के आश्रम में ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो उसके बाद जेपी ऑब्वियसली नाराज उनसे बहुत। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जेपी ने रिकंसाइल गांधी से कब किया, क्या उनके जीवन काल में किया या बाद में किया उनके जाने के बाद? हाँ, नहीं, जीवन काल में ही किया था। और वैसे जेपी जेल से जब छूटे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लीडर्स तो पहले छूट गए 45 में, जेपी बाहर आए मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या फिर सॉरी अर्ली 46 में आए बाहर। तो काफी देर बाद आए, काफी महीनों बाद आए जेल से छूट के। तो उसके बाद जो बातचीत होते रहे, ही डिडंट लीव कांग्रेस। वन रीजन वाज गांधी, कि गांधी और नेहरू है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो था, बट गांधी और नेहरू है करके दे कंटिन्यूड विथ कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आखिरकार सोशलिस्ट पार्टी बना जो कांग्रेस छोड़ के बाहर है, वाज 48। तो टाइम लगा, बट देयर वाज सो मच डिलीडिंग, सो मच कंफ्यूजन। फिर इधर कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स जैसे कृपलानी, जैसे प्रफुल्ल घोष फ्रॉम बंगाल, प्रकाशम फ्रॉम आंध्रा, they all came out of Congress, formed the socialist, the प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इन लोगों का जो एक ग्रुप बन रहा था, they also did not get the time to consolidate। कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करके रखे थे कई सारे स्टेट्स में, प्रोविंसेस में, तो दे वर नॉट गेटिंग द चांस टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। तो ऑपोजिशन जो था वो इतना बिखरा हुआ था कि दे कुड नेवर कम अप। इसलिए 51 में जब इलेक्शन होने जा रहा है, उससे पहले नेहरू चिट्ठी लिख रहे हैं वी के कृष्ण मेनन को कि ही वाज नॉट वरीड अबाउट एनी अदर पार्टी और एनी अदर फॉर्मेशन। द ओनली पार्टी एंड द ओनली पर्सन ही वाज वरीड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड हिज जनसंघ। ये साफ साफ बताता है कि जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री कितनी कम टाइम में ऑर्गेनाइज कर पाए थे जनसंघ को, जबकि पूरा इंडिया में तब तक नहीं पहुंच पाए। बट ही वाज बिल्डिंग अलायंस, ही वाज राइजिंग वेरी फास्ट। और अगर टाइम मिलता और 2-3 साल मिलता तो ही वुड हैव बीन अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। तो वो मौका उनको मिला नहीं। बट 51 में नेहरू के लिखा हुआ चिट्ठी में कि ही वाज वरीड प्राइमरीली अबाउट जनसंघ एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नोबडी एल्स। तो श्यामा प्रसाद चले गए। आप ये बताएं कि ये जो आपने जो ये चैप्टर है जो आपका नेहरू सुप्रीमेसी, इसमें फिर आगे चल के और क्या होता है जिससे आप कहते हैं कि वो पूरी तरह से सुप्रीमो बन गए? फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल अनफिटर्ड लीडरशिप कोई चैलेंज करने के लिए नहीं है। जो चैलेंज कर सकते थे वो भी साइडलाइन हो गए, जैसे अंबेडकर का इंटरेस्टिंग ये था। अंबेडकर का ये बताता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है। आज कांग्रेस अंबेडकर के लिए बहुत हमदर्दी दिखाते हैं। आपको जानकर तज्जुब होगा ये, अंबेडकर वाज नॉट अलाउड टू रीड आउट हिज रेजिग्नेशन स्पीच इन द पार्लियामेंट, इन लोकसभा। वो बाहर ही वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट, और अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है ही पब्लिश्ड इट इन द प्रेस द नेक्स्ट डे। तो उनको ये भी मौका नहीं दिया गया, इतना भी कटसी नहीं दिखाया गया कि उनको अपना रेजिग्नेशन स्पीच देने के लिए मौका नहीं करने दिया। तो ये अंबेडकर चले गए आउट ऑफ पावर, तो ही बिकेम बिजी बिल्डिंग हिज ओन ग्रुप्स। अदरवाइज अंबेडकर वाज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ नेहरू's फॉरेन पॉलिसी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑल्सो वाज अ बिग क्रिटिक, तो वो भी उनका देहांत हो गया। तो फॉरेन पॉलिसी में नेहरू का जो एक डोमिनेंस आया, now combined with the domestic predominance of Nehru, where he could manipulate leaders and provincial leadership and everything, combined with that his international image, which was being built by the British and the Americans. तब तक रशिया का सपोर्ट मिला नहीं था, रशिया का सपोर्ट बाद में आया। बट उस टाइम पे जो इमेज था, तो दैट गेव हिम एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। many things of which were extremely damaging, like giving up twice the offer, first from the US and then from the Soviet Union, India's membership at the Permanent Security Council seat. दो बार छोड़ दिए। तो ये,
और किस लिए? चाइना के लिए, बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली केप्ट सेइंग कि चाइना से हमें कोई थ्रेट नहीं है, तिबेट को छोड़ दो, दे दो, हमारा आउटपोस्ट जो है वापस ले लो, हमारे आदमियों को वापस ले आओ, वी शुड नॉट अनॉय कम्युनिस्ट चाइना, वी शुड हेल्प देम, वी शुड सपोर्ट देम, और उनके लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे, चाइना इज नॉट अ थ्रेट एट ऑल। तो ये क्यों सोचने लगे, किसी को समझ नहीं आया ये बात कि, और ये टीएन कॉल बाद में लिखते हैं कि टीएन कॉल फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट थे, फॉरेन सर्विस एस्टेब्लिशमेंट में थे, and he was in the team which went with Vijay Lakshmi Pandit to Soviet Union, India's first ambassador in Russia. तो बाद में जब वापस आए उन्होंने लिखा था कि हमें समझ में आ रहा था कि चाइना इज प्लेइंग हिम, पर ही वाज नॉट रेडी टू लिसन, उनको लगा कि चाइना इज आवर बिगेस्ट फ्रेंड। तो ये फिर साउथ एशिया में एक जो इंडिया का मॉरल लीडरशिप है, बिकॉज सिंबॉलिज्म वाज वेरी बिग फॉर नेहरू कि इंडिया इज द चैंपियन ऑफ द डोमिनेटेड ऑप्रेस्ड ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड वी रिप्रेजेंट एवरीवन। हमारे घर में खाना नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेल्थ नहीं है, बट वी वांट टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल डोमिनेटेड कॉलोनियली सप्रेस्ड वर्ल्ड। तो ये और and we took it upon our shoulders to preach and spread the message of non-violence. तो ये जो self delusional एक position था, that was controlling his foreign policy. इसको challenge करने के लिए भी कोई नहीं था, no effective voice, and ये चलता रहा। इवन राम मनोहर लोहिया का मैंने कहीं सुना था, यू कैन कंफर्म कि लोहिया जी ने मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में कहीं कहा था, उन्होंने बोला था कि जितनी पुलिस ने इंडिपेंडेंस के बाद लोगों को मारा है उसके सामने जलियांवाला बाग कुछ नहीं है। तो वाज लोहिया नॉट अ बिग थ्रेट टू पंडित जी व्हेन इन दिस द इनिशियल 10 years? Yes or no? No, he was not. Lohiya was not because he did not grab the opportunity when he could build himself and the Socialist Party as a counterpoint. तो वो नहीं कर पाए। अगर इफेक्टिव ऑपोजिशन कहीं पे बिल्ड हो रहा था, दैट वाज इन साउथ इंडिया व्हिच वाज विद इन द कांग्रेस, एंड इन वेस्ट बंगाल व्हिच वाज आउटसाइड द कांग्रेस। आउटसाइड द कांग्रेस मतलब एक लेफ्ट फॉर्मेशन तभी से बिल्ड होना शुरू हो गया था, व्हिच वाज बीइंग लेड बाय शरद चंद्र बोस, सुभाष बोस's elder brother. So there was a very, very strong bloc that developed in West Bengal, and which was putting up a very effective challenge to Bidhan Chandra Rai. But what was interesting is what was happening in South India. South India mein the Gandhian High Command wanted Raja Gopalachari to take over. But Kamaraj Nadar, Prakasam, and the other top leaders in South India, they rejected Raja Gopalachari. They sent him back. कि हमें नहीं चाहिए। गांधी then said कि ठीक है, पट्टवी को बना दो, पट्टवी को भी नहीं दिया। So Prakasam became the first leader of that Madras province, which was Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh and Kerala. तो यहाँ पे एक alternative leadership उभर के आया, and Patel at this time was writing to BV Giri. आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट अभी बोला, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है दिल्ली में, खासकर हमारे साउथ इंडिया के भाई हमसे नाराज हो जाते हैं कि दिल्ली में तुम सभी को मद्रासी बोलते हैं। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये कि पहले ना वो एक ही था, तो लोगों के दिमाग से वो बात निकली नहीं है, इसलिए वो एक जेनरिक टर्म में हम जब भी साउथ की बात करते हैं तो हम सबको क्लब करके बदल, क्योंकि पहले वो मद्रास प्रोविंस ही था वो करके। मद्रास प्रोविंस था, उसके अलावा हैदराबाद स्टेट था, मैसूर स्टेट था, तो जनरल टर्म बन गया कि मद्रास वो प्रिंसली स्टेट था, वो सारे प्रिंसली स्टेट थे, कोचीन स्टेट थे, तो बाकी जो सारा था वो मद्रास था। तो यहाँ पे कांग्रेस का एक बहुत तगड़ा काउंटर पॉइंट बन गया था, एंड इसीलिए व्हेन इट केम फॉर द मूवमेंट ऑन आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन, नेहरू had to face a very big jolt. I mean, he faced a lot of opposition in this. जबरदस्ती फिर भेजा गया राजा गोपालाचारी को चीफ मिनिस्टर बना के, and even then within months he had to resign. तो साउथ में कंट्रोल ऑलमोस्ट वाज लॉस्ट। वहां पे कामराज नगर, प्रकाशम, दिस काइंड ऑफ लीडर्स केम अप एज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर पॉइंट्स, जो शायद पूरे हिंदुस्तान में और किसी प्रोविंस में इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर लीडरशिप नहीं आ रहा था,
देखने को नहीं मिला है। But that was the only, these are the only two pockets of challenges which Nehru actually had to face. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर होते और कुछ साल तो वो बंगाल से लेकर यूपी तक तो पहुंच ही जाते। वो एक काउंटर पॉलिटिकल पॉइंट के हिसाब से उठ के आ जाता, बट वो मिसफॉर्चून जैसे बोलते हैं, सीरीज ऑफ मिसफॉर्चून, तो वो भी नहीं हो पाया। जी, तो ये बड़ा आपने महत्वपूर्ण बिंदु ये सारे बताए हैं कि किस तरह से भारत जो था वो नेहरूस्तान बन गया। दर्शकों से अनुरोध है ये आप कृपया याद रखें, हमारे जो 4 से 5 नवंबर तक जो जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 होने वाला है, उसके जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक भी वहाँ दे दिया गया है यदि आप आना चाहें तो। हम बात कर रहे थे इस पुस्तक की 1947 to 1957 इंडिया द बर्थ ऑफ अ रिपब्लिक, चंद्रचूड़ घोष जी द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित है, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रचूड़ जी, और दर्शकों से अनुरोध है कि इस पुस्तक को आप अवश्य लें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख जो हमारे तथाकथित इंडिपेंडेंस के आसपास हुए वो इसमें आपको उपलब्ध मिलेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रचूड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुज धर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।